हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी से मेट जी का प्रणाम। मेरा नाम है रविकांत दुबे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आगे उसी टॉपिक में आगे जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है और जेनेटिक डिसऑर्डर क्यों होते हैं। सबसे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर जनरली जो देखा गया है उसका होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है म्यूटेशन। आपके जीन में कोई चेंजेस आ गए, उससे जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। और जेनेटिक डिसऑर्डर का अभी कोई परमानेंट क्योर नहीं है और ज़्यादातर का तो क्योर ही नहीं है। तो इसीलिए जनरली जेनेटिक डिसऑर्डर वाले पेशेंट जो होते हैं वो लाइफ लॉन्ग वैसे ही दिखते हैं, या तो कुछ की लाइफ टाइम ही बहुत ही कम हो जाती है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर बच्चों दो तरह का होता है। एक मेंडेलियन डिसऑर्डर जो जिसके बारे में मेंडल ने स्टडी की थी, मेंडल ने बताया था। और दूसरा होता है आपका क्रोमोसोमल या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है। तो तो पहला है मेंडेलियन डिसऑर्डर, फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपका आता है जैसे हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, फिनाइलकीटोनुरिया हो गया। तो ये सारे बच्चों, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, ये सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर में आते हैं। तो पहले तो आपको इनका नाम ही पता होना चाहिए, कौन सा मेंडेलियन डिसऑर्डर है, कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। और इस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आता है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, कैल्फेंटर सिंड्रोम। ये सारे आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहले नाम हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोनुरिया और थैलेसीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो ये नाम आपको कई बार ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज मेंडेलियन डिसऑर्डर, या नेम द राइट द नेम ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में भी देखिए डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, कैल्फेंटर सिंड्रोम, ये सारे हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, कि मेंडल डिसऑर्डर कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको अभी हम लोगों ने बात किया था कि ये आपका म्यूटेशन से हो जाए, जीन में कोई चेंज आ जा रही है उससे हो जा रहा है, या अल्टर हो जाए, जिसको चेंज हो जाए उससे जीन में, उससे हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर आता है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो ये आपके सामने कुछ इमेज आए हैं। इमेज देखिए, ये देखिए, ये सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, जैसे हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइलकीटोनुरिया, ये सारे उसके पेशेंट हैं। तो उस केस में कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक है। और जो मेंडेलियन डिसऑर्डर का जो इनहेरिटेंस होता है वो हम लोग फैमिली ट्री से या पेडिग्री एनालिसिस से देख के समझ सकते हैं। क्यों? तो पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, कैसे समझ सकते हैं, जब पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पे उसकी बात करेंगे। फिलहाल देखिए, तो पेडिग्री एनालिसिस का थोड़ा सा समझ सकते हैं। जैसे ये मदर है, ये फादर है, मदर इन्फेक्टेड है, जो सन है नॉन इन्फेक्टेड है, और सॉरी डॉटर सिंपल है, नॉर्मल है, और सन इन्फेक्टेड है। फिर यहाँ डॉटर इन्फेक्टेड है, इसकी नॉर्मल से शादी हुई तो इसकी डॉटर इन्फेक्टेड हो गई, और सन नॉर्मल हो गया। तो ये बता रहा है कि ये डोमिनेंट और ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस है। हम लोग जो पढ़ेंगे तो कैसे पता चलता है ये हम लोग समझेंगे। दोनों देखिए, दो ऐसे फिलहाल देखिए, किसी बेसिक समझने के लिए ये एक्चुअली हमेशा ये यूज़ नहीं होगा, लेकिन बेसिक समझने के लिए समझिए। फादर मदर किसी में भी है, अगर बच्चों में आ जा रहा है वो डिजीज़, तो हम मान लेते हैं ये डोमिनेंट का केस है। मदर फादर किसी में भी नहीं है, वो डिजीज़ दिख रहा है, लेकिन बच्चों में फिर भी डिजीज़ देखने को मिल रहा है, तो ये रिसेसिव का केस है। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव का केस है और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट का आपके बुक में एक ही एग्जांपल दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। नहीं तो जितने आपके बुक में डिजीज़ हैं वो सारे रिसेसिव वाले दिए गए हैं, एक को छोड़ के मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, जो आपके एनसीईआरटी में ये पेडिग्री जहाँ बना हुआ होगा उसी के नीचे ये लिखा हुआ होगा। और दूसरा है, ये देखिए रिसेसिव है, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को हम लोग बच्चों रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं। एक्चुअली रॉयल डिजीज़ इसलिए कहते हैं कि ये जो पहली बार देखा गया था, क्वीन विक्टोरिया जो होती हैं वहाँ की, यूके की क्वीन है, उनकी फैमिली में ये पूरे देखा गया, उनमें भी था, उनके बच्चों में भी देखने को मिला था, उनके जनरेशन में आगे देखने को मिला था। इसलिए ये रॉयल फैमिली में था, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या, रॉयल डिजीज़। तो हीमोफीलिया में मेनली होता क्या है, हीमोफीलिया में जो ब्लड क्लॉटिंग का जो ड्यूरेशन होता है वो मतलब चेंज हो जाता है, या हम कहें ब्लड चोट लगने के बाद जो ब्लड की क्लॉटिंग 2 से 8 मिनट या 10 मिनट में हो जाती है, आमतौर पे वो क्लॉटिंग होती ही नहीं है। और उस केस में क्या होगा कि अगर कहीं चोट लग जाती है तो लगातार ब्लड
लॉस होने की वजह से इंसान की डेथ हो सकती है। तो जनरली ये होने का रीज़न, तो ब्लड क्लॉटिंग जो होता है एक कॉम्प्लेक्स, एक कह सकते हैं रिएक्शन है। तो उसमें कोई एक जीन में चेंजेस आ गए, या फिर कोई प्रोटीन आगे जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कंप्लीट करने वाला कोई जीन ही गायब हो गया, तो उस केस में हमारा ये सिकल सेल हीमोफीलिया का केस देखा जाता है कि जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है तो और इससे इंसान की लगातार ब्लड के फ्लो मतलब नुकसान होने से उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये सेक्स लिंक डिजीज रेसेसिव डिजीज है या एक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक में भी एक्स लिंक, वाई लिंक नहीं है, सेक्स लिंक है और रेसेसिव डिजीज है। और रेसेसिव है, इसमें देखिए यह लिखा गया इन दिस प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग आर इज अफेक्टेड। तो जो ब्लड क्लॉटिंग में प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं वो इफेक्टेड हो जाते हैं। तो सिंपल कट से नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहती है। तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहेगी तो उस केस में क्या होगा कि हमारा ब्लड लॉस होने से इंसान की डेथ हो सकती है। तो यहाँ पेयर ऑफ जीन कंट्रोल करता है कैपिटल एच और स्मॉल एच। कैपिटल एच डोमिनेंट है, स्मॉल एच रेसेसिव है। और आगे देखिए, तो ये देखिए ये नॉर्मल है, नॉर्मल फीमेल एक्स एक्स एच है तो ये नॉर्मल है। फिर ये देखिए एक्स एक्स कैपिटल एच स्मॉल एच है तो ये हेटेरोजाइगस फीमेल है लेकिन कैरियर है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने बात किया था कि ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है। अब यहाँ देखिए दोनों रेसेसिव है तो ये हीमोफिलिक पेशेंट है, दोनों स्मॉल एच वाले क्रोमोसोम होंगे तो ये हीमोफिलिक फीमेल हो जाएगी। और मेल के केस में देखिए कैपिटल एच वाला है ये नॉर्मल है, लेकिन जैसे स्मॉल एच आया ये हीमोफिलिक मेल हो जाएगा। तो हीमोफिलिक मेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि अगर कोई भी अगर फीमेल या अगर फीमेल अगर कैरियर है तो भी मेल आपका हीमोफिलिक हो सकता है। फीमेल डिजीज्ड है तब तो श्योर होगा कि मेल आपका हीमोफिलिक होगा। अगर फादर हीमोफिलिक है तो उससे कोई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उस वो केस अलग है। लेकिन अगर मदर हीमोफिलिक है तो जो सन है वो मस्ट है कि हीमोफिलिक होगा, क्योंकि वो हीमोफिलिक वाला जीन ही तो आएगा एक्स क्रोमोसोम सन में, इसीलिए तो वो हीमोफिलिक हो जाएगा। लेकिन कैरियर केस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन फीमेल हीमोफिलिक एक ही केस में होगी जब मदर भी हीमोफिलिक हो और फादर भी हीमोफिलिक है, तभी श्योर है कि जो डॉटर है वो हीमोफिलिक होगी। तो ध्यान रखेंगे इस बात को, कई बार इसी पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इसी तरह के पूछ लिए जाते हैं किस केस में होगा या नहीं होगा। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, फीमेल हीमोफिलिक तब होगी मदर एटलीस्ट कैरियर हो और फादर हीमोफिलिक हो। कैरियर होगा तो कैरियर में एक क्रोमोसोम तो होगा, तो इसलिए ऐसा देखा जाता है। देखिए ये क्वीन विक्टोरिया है, वो कैरियर थी हीमोफीलिया की, तो उनकी फैमिली में देखिए दिखा गया है प्रिंस एल्बर्ट और क्वीन विक्टोरिया कैरियर थे। तो एलिस ये भी कैरियर और ये हीमोफिलिक और ये कैरियर। अब इनके जो बच्चे हुए, इनके बच्चों में दोनों सन क्या हो गए, हीमोफिलिक हो गए, और इधर डॉटर कैरियर हो गई। फिर इनके जो बच्चे, इनकी डॉटर हीमोफिलिक कैरियर हो गई, इनके बच्चे हीमोफिलिक हो गए। तो ऐसी इसी तरह करके इनकी जो पेडिग्री है वो आगे बढ़ती गई। तो इसमें दिखा गया था, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, रॉयल डिजीज़ बोलेंगे। क्यों रॉयल डिजीज़ बोले? क्योंकि ये रॉयल फैमिली में ये था और देखने को मिला था। तो ध्यान रखेंगे। अब आते हैं बच्चों कलर ब्लाइंडनेस में। तो बच्चों हम लोग कलर ब्लाइंडनेस को समझ रहे हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि कलर जो हमारी आंखों का जो हम जो देखते हैं दिन में या रात में, वो हमारे आंखों में रेड और रॉड और कोन होते हैं। रॉड जो होते हैं वो नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कोन डे विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो कोन होता है उसमें डिफरेंट टाइप के कोन्स होते हैं जो डिफरेंट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जिससे डिफरेंट कलर हम लोग देख पाते हैं, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, ये डिफरेंट कलर देख पाते हैं। तो आमतौर पे क्या होता है, आमतौर पे ये जो हमारा जो कोन होता है, कोन, तो कोन में गड़बड़ी आती है। तो कोन में जिस कलर में गड़बड़ी आती है उससे क्या होता है, हमको कलर ब्लाइंडनेस होता है। मान लीजिए आम ब्लू ग्रीन के लिए मोस्ट सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लू और ग्रीन के लिए, कभी कभी रेड के लिए। तो उस केस में जो कोन इफेक्टेड होगा वो कलर हमको नहीं समझ में नहीं आएगा ये कौन सा कलर है, ब्लैक जैसा दिखाई देता है। तो इसीलिए हम इसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। आदमी को दिख तो रहा है लेकिन कलर नहीं समझ पा रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस।
ठीक है। ये और रेड आमतौर पे आपको रेड और ग्रीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेड और कौन, ठीक है। तो हम कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। जैसे नॉर्मल कलर ये है तो कलर ब्लाइंडनेस को ये ग्रीन कलर कुछ इस तरह दिखाई देगा, रेड कलर भी वो कुछ इस तरह से येलो कलर का दिखाई देगा, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है। तो आमतौर पे ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनको एक चार्ट होता है जिसको बोलते हैं इश्तिहारा चार्ट, इस तरह का वो चार्ट दिखाया जाता है और चार्ट दिखा के टेस्ट किया जाता है कि यह नंबर कितना लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं इश्तिहारा चार्ट। इसमें आप नंबर बताइए कितना लिखा हुआ है, कमेंट करके बताइए ये नंबर कितना लिखा हुआ है। ये नंबर 74 लिखा हुआ है। तो बहुत सारे लोगों को ये कलर नहीं दिखाई देता है। आमतौर पे ये भी मेल में ज़्यादा देखने को मिलता है, फीमेल में रेयर होता है, मेल में ज़्यादा, क्योंकि फीमेल आमतौर पे कैरियर मिलती हैं। ये ठीक वैसे ही चलता है इसका पेडिग्री जैसे ही आपका अभी हम लोग पढ़ रहे थे हीमोफीलिया, ठीक है। तो आमतौर पे ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनको एक्चुअली पेशेंट होते हैं ऐसे तो कोई नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कोई दिक्कत तो होती नहीं है, उनको बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है वो कलर ब्लाइंडनेस है। तो आमतौर पे कभी कोई जैसे उनको पायलट के लिए या फिर ट्रेन ड्राइवर के लिए उनको मना किया जाता है, या फिर उनको मिलिट्री में या फोर्स में जाने के लिए रोका जाता है कि कहीं भी जहाँ रेड और ग्रीन कलर को देख के आपको ज़्यादा सेंसिटिव है वहाँ देख के पहचानना है, तो उस केस में उसको ध्यान रखना होता है कि वो कलर ब्लाइंड पेशेंट ना हो कि रेड और ग्रीन कलर को पहचान ही ना पाए। ये देखिए 8% ऑफ मेल में 0.4% ऑफ फीमेल, फीमेल में देखिए रेशियो कितना कम है, ठीक है। एक्स लिंक जीन से ये हुआ। आगे देखिए ये कैरियर, अब यहाँ देखिए ये कैरियर वुमेन है या नॉर्मल मैन है, तो कैरियर वुमेन मतलब नॉर्मल फीमेल हुई है, और यहाँ देखिए कैरियर फीमेल आई, ये नॉर्मल मेल आया, ये कलर ब्लाइंड मेल आया। तो यहाँ से एक्स क्रोमोसोम आएगा और इधर से वाई आएगा, तो ये इसको एक्स क्रोमोसोम एक्सप्रेस हो जाएगा यहाँ पे अकेले, और यहाँ पे देखिए नॉर्मल पेडिग्री बना, और फिर यहाँ कैरियर वुमेन कलर ब्लाइंड मेल है। तो जहाँ कैरियर वुमेन हुई तो ये श्योर मान लीजिए कि कोई 25% चांस होंगे कि बच्चा कलर ब्लाइंड होगा। अब यहाँ केस में देखिए मेल नॉर्मल है, फीमेल यहाँ से एक्स क्रोमोसोम कलर ब्लाइंड वाला है, यहाँ से एक्स क्रोमोसोम कलर ब्लाइंड वाला आया, तो फीमेल कैसी हो गई, कलर ब्लाइंड हो गई। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का, अगर यहाँ से कलर ब्लाइंड वाला क्रोमोसोम आया, यहाँ से नॉर्मल वाला क्रोमोसोम आएगा, तो फीमेल कैरियर हो जाएगी। तो ऐसा केस है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कलर ब्लाइंड में भी अगर हम बोले कैपिटल सी डोमिनेंट है, स्मॉल सी रिसेसिव है, ठीक है। तो क्या कैपिटल एक्स सी और कैपिटल स्मॉल एक्स सी ये क्या हो गया आपके हेटेरोजाइगस कैरियर का केस है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लिखा है, ए डॉटर विल बी कलर ब्लाइंड इफ ओनली हर मदर इज एटलीस्ट कैरियर एंड हर फादर इज कलर ब्लाइंड। फादर कलर ब्लाइंड हो और मदर कैरियर हो, तो उस केस में क्या होता है कि फादर जो बच्चा है होगा, जो लड़की होगी वो कलर ब्लाइंड हो सकती है, लेकिन श्योर शॉट कब होगी, जब मदर फादर दोनों कलर ब्लाइंड हो। इस केस में हो सकती है, क्यों कैरियर वुमेन है, कलर ब्लाइंड मेल है, तो एक केस कैरियर का भी तो आ रहा है, एक केस आपका कलर ब्लाइंड का रहा है। तो फीमेल की चांस 50% है कि वो कलर ब्लाइंड होंगे, 100% तभी होगा जब दोनों ही कलर ब्लाइंड होंगे। लेकिन अगर फीमेल कलर ब्लाइंड है, अगर मेल नॉर्मल है, तो 100% श्योर है कि जितने बच्चे होंगे वो सारे कलर ब्लाइंड होंगे। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आइए बच्चों देखते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। इसमें जो आरबीसीज का शेप होता है वो सिकल शेप हो जाता है। सिकल शेप होने का मतलब क्या हुआ कि देखिए नॉर्मल आरबीसी बाई कनकेव शेप की होती है, लेकिन इसमें क्या हो जाती है, सिकल शेप की हो जाती है। सिकल शेप होने का मतलब क्या होता है, अभी हम लोगों ने बात किया था, ये पॉइंट म्यूटेशन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। पॉइंट म्यूटेशन, इसमें क्या हुआ कि हमारा आरबीसीज
जो हमारा डीएनए बनाता था, डीएनए एमआरएनए बनाता था, एमआरएनए में जीएजी की जगह जीयूजी हो जाता है। तो जीयूजी से चेंज होने से क्या हुआ कि आपका जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का जो बीटा ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन देखिए दो चीज़ से मिलकर, हिम और ग्लोबिन। हिम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब चेन, प्रोटीन चेन। वो ग्लोबिन चेन दो तरह के, अल्फा, दो अल्फा और दो बीटा। तो जो बीटा वाला चेन है उसमें 6 पोजीशन कोडॉन में जीएजी की जगह जीयूजी हो जाता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो जीएजी की जगह जीयूजी हो गया तो ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन का फॉर्मेशन होने लगता है। तो ध्यान रखेंगे 6 पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन में जीएजी की जगह जीयूजी हो जाता है। पॉइंट में ए की जगह यू आ गया तो पॉइंट म्यूटेशन हुआ, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन बनने लगा। तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में जो हमारा बीटा ग्लोबिन चेन है उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। बीटा ग्लोबिन चेन तो बनता है लेकिन अच्छा नहीं बनता, क्वालिटी खराब हो जाती है। इसलिए सिकल सेल एनीमिया को क्वालिटेटिव प्रॉब्लम भी कहते हैं। अभी हम आगे हम लोग थैलेसीमिया पढ़ेंगे जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम कहेंगे, हम लोग बात करेंगे उसकी। देखिए यहाँ पे ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ये ट्रांसफर होता है। जब दोनों पेरेंट क्या होंगे, कैरियर होंगे, तो बच्चे के डिजीज होने के चांसेस हो जाते हैं। डिजीज कंट्रोल HbA एंड HbS जीन से कंट्रोल होता है, ये ध्यान रखेंगे। होमोजाइगस कंडीशन HbA है, नॉर्मल है। हेटरोजाइगस HbA HbS है, कैरियर होगा और सिकल सेल वाले भी ट्रेट होंगे। लेकिन इस केस में क्या होता है कि आप जो जनरली देखा गया कि हेटरोजाइगस कंडीशन में HbA और HbS जीन दोनों है, तो ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, लेकिन ये को डोमिनेंस में भी देखा गया है। तो ये दोनों के जब दोनों जीन रहेगा तो पर्सन नॉर्मल तो दिखेगा, लेकिन अगर हम बोले कुछ परसेंट 5 से 10% जो उसके आरबीसीज होंगे उसका सेल सिकल सेप हो जाता है ड्यू टू इस जीन, इस क्या पे HbS जीन। तो ये आपका को डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल हो जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। लेकिन हम लोग आमतौर पर उसका कोई हमको साइड इफेक्ट बहुत रेयर देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग बोल देते हैं इसको कि ये नॉर्मल है और कैरियर है, लेकिन उसके अंदर सिकल सेल के भी आरबीसीज पाए जाते हैं। और ये वाला होमोजाइगस रिसेसिव जो कि अफेक्टेड फीमेल का को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हम लोगों ने बात किया था, ये क्यों होता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन बन जाता है। किसके जगह पे, कहाँ पे, बीटा ग्लोबिन चेन में। इसमें क्या हो गया, 6 कोडॉन पे बीटा ग्लोबिन चेन में जीएजी की जगह क्या हो गया, जीयूजी हो गया। जीएजी की जगह जीयूजी हो गया। ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 6 यहाँ ग्लूटामिक एसिड बनता था, अब वैलिन बन गया। ये देखिए यहाँ जीएजी था, अब इसी की जगह जीयूजी हो जाता है। ठीक है, देखिए ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन बनने लगा। देखिए म्यूटेंट हीमोग्लोबिन क्या हो गया, उससे क्या हो गया कि जैसे ही हमारा हीमोग्लोबिन गड़बड़ बनने लगता है तो जैसे ऑक्सीजन कमी होगी तो हीमोग्लोबिन पॉलीमराइज होने लगता है। हीमोग्लोबिन देखिए ये पॉलीमराइज होने लगता है। तो उस केस में देखिए हीमोग्लोबिन कुछ इस तरह से था, ऑक्सीजन की कमी हुई, ये पॉलीमराइज होने लगा, उसका शेप कुछ इस तरह से होने लगा। और जैसे ही शेप कुछ इस तरह से हुआ, ये शेप बाइकनकेव से अब ये सिकल शेप हो गया। सिकल सेप आरबीसी का खासियत क्या होती है, इसकी सरफेस थोड़ी हार्ड हो जाती है। हार्ड हो जाती है तो ये क्या करता है, ऑर्गन से अच्छे से पास नहीं कर पाता है। जब ऑर्गन से अच्छे से पास नहीं कर पाता है, ऑर्गन नहीं आर्टरी और वेन से पास नहीं कर पाता है, तो ये ब्लॉकेज क्रिएट करने लगता है। ब्लॉकेज क्रिएट करने से बहुत सारे ऑर्गन में ये ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पाते, तो ऑर्गन डिसफंक्शनिंग होने लगती है। इवन आरबीसीज का लाइफ टाइम भी घट जाता है। तो उससे क्या होता है, एनीमिया होने के चांसेस होते हैं, जॉन्डिस होने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिकल सेल एनीमिया था। अब हम लोग बच्चों पढ़ने जा रहे हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है, ये बच्चों इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। मतलब ये बचपन से आदमी पैदा होता है तो इसी के साथ पैदा होता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। इस केस में क्या होता है, इंसान के नॉर्मल कंडीशन में जो फिनाइल एलिनिन होता है वो टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। फिनाइल एलिनिन नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। टायरोसिन अपना अलग अलग इफेक्ट शो, काम जो करना होता है वो करता है, लेकिन वो किसके प्रेजेंस में होता है, फिनाइल एलिनिन
कन्वर्ट होता है टायरोसिन में इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम होता है जो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर यही फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज अगर गायब हो गया, खत्म हो गया, नहीं बन रहा है ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर से या म्यूटेशन से, तो उस केस में क्या होता है, फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट होने लगता है फिनाइल पायरुविक एसिड में। जब फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने लगता है तो उस केस में फिनाइल पायरुविक एसिड हमारी बॉडी में इकट्ठा होता है और हमारे ब्रेन, ये बचपन से ही होता है, तो बचपन से ही हमारे ब्रेन में पहुंचता है, ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में जाके एक्यूमुलेट होता है, जिससे कि मेंटल रिटार्डेशन क्रिएट होता है। और ये हमारा किडनी इसको प्रॉपर निकाल नहीं पाती बॉडी से, तो ये हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लगता है, यूरिन का कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, इवन टायरोसिन क्या करता है आगे जाके स्किन पिगमेंटेशन, मिलेनिन बनाने में हेल्प करता है। तो टायरोसिन प्रॉपर नहीं बन पाता है तो स्किन पिगमेंटेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाता है, इसलिए मिलेनिन का अमाउंट बॉडी में घटने लगता है, और मिलेनिन का अमाउंट घटने लगता है तो स्किन कलर चेंज होगा, जैसे कि एल्बिनिज्म के जैसा। न कि एल्बिनिज्म में कंप्लीटली मिलेनिन नहीं बनता क्योंकि टायरोसिन से मिलेनिन बनाने वाला एंजाइम ही गायब है। लेकिन यहाँ पे हम लोग टायरोसिन आर्टिफिशियल, यहाँ एंजाइम है लेकिन टायरोसिन फिनाइल पायरुविक एसिड से नहीं बन रहा है, और हम लोग इसको अलग से कंज्यूम कर सकते हैं टायरोसिन को डायरेक्टली, जो कि मिलेनिन में कन्वर्ट होता है। तो मिलेनिन तो बनेगा लेकिन कम अमाउंट बनेगा, तो स्किन पिगमेंटेशन भी लो हो जाता है। स्किन पिगमेंटेशन लो हो गया तो उस केस में इंसान के जो कलर, हेयर कलर होते हैं, बॉडी कलर होते हैं, वो भी लाइट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ध्यान देंगे इसको, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बनता है जो कि फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता था। देखिए मेलानिन, प्रोटीन और डोपामिन सब बनाते हैं। अब आगे हम बात करें तो ये देखिए, अब जब एक्यूमुलेट होता है किस फॉर्म में, फिनाइल पायरुविक एसिड में। अब फिनाइल कीटोन्यूरिया पेशेंट को देखिए, यहाँ पे फिनाइल एलेनिन है लेकिन उसको बनाने वाला एंजाइम नहीं है, तो ये फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ। अब ये देखिए स्किन कलर का, देखिए जैसे फॉरेनर लोग होते हैं कम इस मिलेनिन बनता है, कुछ इस तरह दिखने लगते हैं। कलर भी फेयर जैसा है दिख रहा है, और हेयर कलर भी देखिए ये चेंजेस आते हैं। तो ध्यान रखेंगे, मेंटली रिटार्डेड और पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी, और आपका ये यहाँ पे स्किन पिगमेंटेशन भी आपका कम हो गया है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। इसकी पेडिग्री है, ठीक है, ब्रेन में इकट्ठा होगा तो मेंटल रिटार्डेशन होगा, और ये यूरिन के थ्रू भी निकलता है क्योंकि किडनी प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे थैलेसीमिया। अभी आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और जितने जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज अभी प्रॉपर रिवाइज कीजिए, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।